तो साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस पेडागोजिकल इश्यू। ये हमारे यूपी टेट ईवीएस सिलेबस में एक पार्ट है। तो आइए इसके हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसकी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, इसका सबसे सटीक अर्थ क्या है? देखिए यह कई विषयों का मिश्रण है। यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा को एक समग्र यानी कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक व्यू में देखती है या जोड़ती है। यह केवल पौधों और जानवरों के बारे में है, इसमें केवल भूगोल शामिल है। तो यहाँ पर क्या आंसर है? क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच है हमारी, तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? एकीकृत, जिसमें विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया हमारा बी। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। बी, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि बच्चों का बस्ता भारी हो जाता है, क्योंकि बच्चा अपने बड़े परिवेश को समग्र रूप में देखता है, क्योंकि शिक्षकों की संख्या कम है, क्योंकि ये सरकार का आदेश है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा हमारा? क्योंकि बच्चा जो अपने सराउंडिंग्स में है उसको होलिस्टिक मैनर में देखता है, वो उसको टुकड़ों में नहीं देखता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला, क्योंकि बच्चा अपने परिवेश को समग्र रूप में देखता है। चलिए, थर्ड, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग ईवीएस में क्यों आवश्यक है? बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, अवधारणाओं को स्थायी बोध और कौशल विकास के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी परमानेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट एंड स्किल डेवलपमेंट, तो जो ईवीएस है हमारा वो क्या है? जैसे विज्ञान ही मान के चलिए आप इसको, तो इसमें क्या होता है? करके सीखने की जो महत्व है वो ज़्यादा है। तो इसमें अवधारणाओं से स्थायी बोध और कौशल विकास हो जाता है। ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 4 पे चलते हैं। 4 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए। ये 4 हमारा, अधिगम के किस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है? व्यवहारवाद, रचनावाद, रटना और शिक्षक, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा हमारा? रचनावाद। ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये जो रचना है, रचनावाद, ये वाला आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। जो ज्ञान का निर्माण है, बच्चा जो अपने ज्ञान का निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं? कि उस सिद्धांत को बोलते हैं रचनावाद। 5, एक शिक्षक कक्षा में पानी के प्रदूषण पर चर्चा करना चाहता है, सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? ये क्या है? ये अप्रोच और एक्टिविटी है, क्रियाकलाप के अनुसार ये यहाँ पर क्वेश्चन है। ब्लैक बोर्ड पर परिभाषा लिखना, स्थानीय प्रदूषित जलाशय का भ्रमण और चर्चा, पाठ्य पुस्तकों को जोर से पढ़ना, बच्चों को चार्ट बनाने के लिए कहना। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा बी ही होगा। क्यों? देखिए इसमें क्या, विजिट टू ए लोकल पोल्यूटेड वाटर बॉडी, तो पानी के प्रदूषण के लिए वहाँ पर विजिट करेंगे और उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसमें फील्ड जो विजिट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ईवीएस के अंदर, भ्रमण। तो यहाँ पर बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। 6 है। 6 हमारा क्या है? ईवीएस में प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रयोगशाला के उपकरणों को जानना, बच्चों में मनोप्रेरणात्मक साइको मोटर और कौशल विकसित करना, वैज्ञानिक नाम याद रखना, ये रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा दे रहा है, केवल रिकॉर्ड फाइल करना।
तो यहाँ पर भी इसका भी आंसर हमारा बी होगा। बच्चों में मनोप्रेरणात्मक कौशल विकसित करना, ये हमारे एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पक्ष क्या दर्शाता है? सतत एवं मूल्यांकन का व्यापक पक्ष क्या दर्शाता है? केवल शैक्षिक विषयों का परीक्षण, बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्षों शैक्षिक और सह-शैक्षिक का विकास, महीने में एक बार परीक्षा, खेल कूद। तो ये कंप्रहेंसिव जो है कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवोल्यूशन जो है, ये क्या है, इसमें दोनों ही आ जाते हैं, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक का डेवलपमेंट, ऑल एस्पेक्ट्स जो है इसमें देखे जाते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर भी बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। 8 निम्न में से कौन सा एक ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री है? रेडियो, चार्ट, टेलीविजन, टेक्स्ट। देखिए इसमें ऑडियो भी है और विजुअल भी है, दृश्य भी है और श्रव्य भी है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर सी हो जाएगा। 9 यहाँ पर देखिए 9 में क्या, ईवीएस के शिक्षण में समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि का पहला चरण क्या होता है? ये प्रॉब्लम और डिस्कशंस जो होती हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि का पहला चरण क्या होता है? निष्कर्ष निकालना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम यानी कि समस्या की पहचान, डाटा कलेक्शन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहला चरण होता है समस्या की पहचान। तो आंसर हमारा बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए 10 समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलग अलग क्षमता वाले बच्चों के लिए अलग अलग कक्ष बनाना, विविध शिक्षण विधियों और सामग्रियों का उपयोग करना, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, दिव्यांग बच्चों को न। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? देखिए समावेशी में इंक्लूसिव में हर टाइप का बच्चा होता है, तो उनके लिए हमें डाइवर्स टीचिंग मेथड्स और मटेरियल्स का यूज हमें करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 11 पर्यावरण शिक्षा का प्रारंभिक लक्ष्य क्या है? ये जो प्राइमरी गोल है उसका क्या लक्ष्य है? प्रदूषण के बारे में निबंध लिखना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, केवल विज्ञान की परीक्षा पास करना, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। तो देखिए जो पर्यावरण संरक्षण है यानी कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। तो यहाँ पर आंसर हमारा ये भी बी होगा। 12 चर्चा चर्चा विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? डिस्कशन। डिस्कशन का क्या लाभ होता है? ये शोर मचाने में मदद करती है। ये देखिए कितनी नेगेटिव चीज बता रहे हैं यहाँ पे। यह बच्चों को दूसरों के विचारों को सुनने और लॉजिकल यानी कि तार्किक सोचने के लिए प्रेरित करती है। इसमें शिक्षक कुछ नहीं करता है, रटने को बढ़ावा नहीं। तो हमारा आंसर ये यहाँ पर करेक्ट होगा। इट एनकरेजेस चिल्ड्रन टू लिसन टू अदर्स व्यूज एंड थिंक लॉजिकली। चलिए नेक्स्ट ये है हमारा क्वेश्चन है हमारा पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो क्या है? एक प्रकार का बैग, समय की एक निश्चित अवधि में बच्चों के काम का संग्रह है, केवल परीक्षा के अंक, शिक्षक की हाजिरी रजिस्टर। तो ये हमारा पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो भी हमारा एक एवोल्यूशन का एक टूल समझ के चलते हैं हम इसको। तो ये भी क्या है हमारा? एक कलेक्शन ऑफ चाइल्ड्स वर्क ओवर स्पेसिफिक पीरियड। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा अब आया 14
अवलोकन। देखिए ईवीएस में और साइंस में ऑब्जर्वेशन स्किल जो होती है उसको विकसित करने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि ऑब्जर्वेशन का बहुत महत्व है इसमें। ब्लैक बोर्ड से नोट करना, किसी पौधे को बढ़ने की दैनिक जांच करना, किताब पढ़ना, रेडियो सुनना। तो देखिए किसी पौधे के बढ़ने की दैनिक जांच, डेली मॉनिटरिंग ऑफ प्लांट्स ग्रोथ। अब देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो डेली, डेली देख रहा है पौधे को कितना बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये क्या है, सबसे अच्छी गतिविधि हमारी यही होगी, बी वाली। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। मानचित्र कौशल। देखिए मानचित्र कौशल जो मैप की जो स्किल है सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को ड्राइंग सिखाना, सापेक्ष स्थिति और दिशा की समझ विकसित करना, राज्यों की राजधानी रटाना, नक्शा बेचना। तो जो हमारा मैप है, मैप की जो स्किल है उसके लिए डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन एंड डायरेक्शन। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा एनसीएफ से क्वेश्चन है, और एनसीएफ से क्वेश्चन क्या है, ये है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम्स पर आधारित है। इनमें से कौन सी एक थीम नहीं है? परिवार और मित्र, भोजन, आवास और अंतरिक्ष। तो देखिए हमारे ये जो है ये भी थीम है, ये वाली भी थीम है और ये भी है। ये अंतरिक्ष जो है थीम नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा यहाँ पर क्या होगा, अंतरिक्ष। त्रुटियां, शिक्षण में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं? जो हमारी टीचिंग होती है इसमें एरर्स जो आती हैं, बच्चों की लापरवाही, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा, शिक्षक की असफलता, बुद्धि। तो देखिए जब बच्चा सीखता है तो एरर्स तो करेगा ही, गलतियां भी होंगी इसमें। तो ये क्या है, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो हमारा बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। 18, पर्यावरण अध्ययन में कहानी और कविता का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल मनोरंजन के लिए, बच्चों को कल्पनाशील बनाने और परिवेश से जुड़ने के लिए, समय काटने के लिए, भाषा सुधारने के लिए। तो ये बी वाला आंसर यहाँ भी ठीक है, बच्चों को कल्पनाशील यानी कि उसकी इमेजिनेटिव पावर को बढ़ाने के लिए और परिवेश से जुड़ने के लिए। तो ये कहानी और कविता का यूज ईवीएस के अध्ययन में किया जाता है। तो हमारा बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए सीसीई के तहत उपचारात्मक रेमिडियल टीच का उद्देश्य क्या है? बच्चों को दंड देना, सीखने में आने वाली कमियों को दूर करना, होशियार बच्चों को अलग करना, अतिरिक्त फीस लेना। तो हमारा आंसर बी होगा, रिमूविंग गैप्स इन लर्निंग। जो बच्चे की उसमें जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं हम उसका, तो उसमें क्या डायग्नोस करते हैं, गैप्स कहाँ पे कमी है, और रेमेडियल टीचिंग से उनको दूर करते हैं। नेक्स्ट हमारा समुदाय, कम्युनिटी को ईवीएस का एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि यह मुफ्त है, क्योंकि यह वास्तविक जीवन के अनुभव को प्रदान करता है, क्योंकि इसमें बुजुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि शिक्षक आराम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो क्या है, रियल रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराती है, ये प्रदान करती है कम्युनिटी के लिए। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण संसाधन इसको माना गया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है। आशा है आपको अच्छे लगेंगे और आप इनको बहुत अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए। धन्यवाद।